EIGRP Part 2. EIGRP use autonomous system number for forming neighborship between routers and it must be same to do so. कल हमने यहाँ तक के पॉइंट डिस्कस किए थे, आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब कल डिस्कस कर चुके हैं कि EIGRP यूज करता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर नेबरशिप के लिए और ये सेम होना चाहिए सभी राउटर्स में जो EIGRP में नेबरशिप बना के आप राउटिंग जिनसे करवाना चाहते हैं। देन EIGRP works on dual algorithm which makes it fastest routing protocol it supports routing for okay. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे EIGRP के बारे में।
इट यूज ऑटोनोमस सिस्टम, ये तो हमने डिस्कस किया है। AIGRP वर्क्स ऑन डुअल एल्गोरिदम व्हिच मेक्स इट फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। दिस इज इंपॉर्टेंट, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। तो इन AIGRP काम कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक राउटर ऐसे कनेक्टेड है कई राउटर से। This is R1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So ये जो राउटर 1 है, ये जब भी अपडेट भेजेगा तो ये अपडेट किसको भेजते हैं? अपने नेबर्स को। R1 की ये सारे नेबर है यार, ये सभी के सभी कौन से ऑटोनोमस सिस्टम में है? फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस सिस्टम 10, ठीक है, तभी ये एक दूसरे के नेबर बन पाएंगे। अब ये क्या किया, इसने एक अपडेट भेजा, R1 ने अपडेट भेजा सभी को। वो अपडेट जो एक नेबर से आता है किसी भी राउटर के पास, उस अपडेट को एक्नॉलेज करता है राउटर कि हाँ भाई तेरा अपडेट मिल गया, थैंक यू, है ना। तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं सभी, मिल गया भाई साहब आपका अपडेट। R1 को वापस एक मैसेज भेजते हैं कि आपका अपडेट मिल गया। ये मैसेज अपडेट वाला ये भेजा जाता है एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे 224.0.0.9 और 10। 10 आई गेस, 9, 10, it's 9, right? So 10, 224.0.0.10 ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है क्लास डी। और क्लास डी का जो एड्रेस होता है ना, ये एड्रेस पे ये अपडेट भेजता है। तो क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अपडेट भेजने का मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स है कोई भी राउटर 1, वो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या देता है, 224.0.0.10, और अपडेट पैकेट भेज दिया। अब जिस जिस बंदे ने ये ग्रुप पे भेजे हुए अपडेट को सुनना है, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो इस ग्रुप को हर वो राउटर ज्वाइन कर रखा होता है जो EIGRP खुद पे चला रहा है। जिस किसी राउटर ने EIGRP का राउटिंग प्रोटोकॉल चला लिया ना खुद पे, वो इस ग्रुप को बाय डिफॉल्ट क्या कर रखा होता है, ज्वाइन कर रखा होता है। तो इस ग्रुप पे जो भी ट्रैफिक भेजा जाता है ना किसी के भी द्वारा, तो सब वो राउटर जिस पे EIGRP चल रहा है वो सब उसको सुन सकते हैं। तो ये सारे के सारे इस ग्रुप के मेंबर है, सभी के सभी, इंक्लूडिंग R1, R2, R3, R4, R5, R6 वगैरह। तो R1 ने इस पे अपडेट भेजा, ये सब ने खुद को ट्यून कर रखा है इसमें ग्रुप में, मतलब ये सब लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। तो इस ग्रुप पे आए हुए मल्टीकास्ट को सब लोग सुन पा रहे हैं। EIGRP जब अपडेट भेजा तो वो एक एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक एक्नॉलेजमेंट आएगी वापस। अब वो एक्नॉलेजमेंट मान लो कुछ लोगों से नहीं आई, जैसे R6 और R5 से वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब R1 क्या करेगा, R1 कहेगा कि अच्छा
अरे अब तक तो आ जानी चाहिए थी, एक्नॉलेजमेंट टाइम हो गया अभी तक नहीं आई। तो ये दोबारा भेजेगा उनको अपडेट। ये क्या करेगा, ये अपडेट फिर से भेजेगा कि अरे भाई क्या हुआ, ये लो अपडेट। अब एक्नॉलेजमेंट वापस आई, लेकिन सिर्फ इसी से आई, R6 से, R5 से अभी भी नहीं आई। फिर वो वेट करेगा, कहेगा अरे एक नेबर रह गया, अभी भी उससे एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो ये क्या करेगा, ये फिर से उसको अपडेट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, फिर से अपडेट भेजेगा। ये जो अपडेट भेज रहा है ना एक अकेले नेबर को, ये अपडेट फिर भेजता है यूनिकास्ट एड्रेस पे। किस पे भेजेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस पे नहीं भेजेगा। अकेले को ही भेज रहा है तो यूनिकास्ट एड्रेस पे भेजेगा। जो R1 और R5 के बीच में सबनेट चल रहा होगा ना, जैसे 10.1.15.0, है ना, तो इधर .5 दे रखा होगा आपने, तो 10.1.15.5 पे ये अपडेट भेजी जाएगी। यूनिकास्ट एड्रेस 10.1.15.5, ये है आपके EIGRP के काम करने का तरीका। फिर इससे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फिर भेजेगा अपडेट, फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फिर भेजेगा। 16 बार ये ट्राई करेगा, 16 टाइम्स। ये कहता है कि मैं पूरे प्रयास करूंगा, अगर नेबर जिंदा है, अगर नेबर अप है, अगर नेबर सुन पा रहा है, तो मैं उसको अपडेट भेज के ही दम लूंगा। अब तो 16 बार ट्राई कर लिया, अब भी नहीं इसका वापस से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है भाई, तो इसका मतलब इस नेबर के साथ में रिश्ता खत्म करो, नेबरशिप डाउन, और वापस नेबरशिप बनाने के लिए हेलो मैसेज भेजने की प्रक्रिया शुरू करो। मतलब अभी जो करंट रिलेशनशिप है उसको हटाओ और दोबारा हेलो भेज के दोबारा नेबरशिप बनाओ। सो दिस इज हाउ ये इसकी अपडेट्स भेजी जाती हैं। ये अपडेट्स क्या हैं, रिलायबल अपडेट्स हैं। अपडेट्स रिलायबल है मतलब पहुंचेगी पहुंचेगी, उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है ना। और ये काम करने के लिए EIGRP एक और अपने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जिसको बोलते हैं हम RTP, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यानी कि EIGRP रिलायबिलिटी के लिए TCP पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है हमारा तो खुद का प्रोटोकॉल हम साथ लेके चलते हैं, RTP। EIGRP ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज करता है, RTP, ना TCP ना UDP, RTP। ये EIGRP का खुद का प्रोटोकॉल है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो यहाँ जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स में दिस इज द पॉइंट, रिलायबल अपडेट्स यूजिंग RTP। फिर हमने लिखा है इट सपोर्ट्स राउटिंग फॉर मल्टीपल लेयर 3 प्रोटोकॉल्स वाया PDM। ये क्या कहता है पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कर लो। मल्टीकास्ट नहीं, वो मल्टीकास्ट किया है ना, तो अब जिसने उसने हर अपडेट जो भी भेजी जाती है ना, वो एक सीक्वेंस नंबर के साथ भेजी जाती है। तो बाकी तीनों हैं उनको तो वो अपडेट मिल चुकी, वो सीक्वेंस नंबर चेक करते हैं तो वो कहेंगे ये तो ऑलरेडी है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जिनको नहीं मिली है वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि हाँ भाई अपडेट मिल गई। गाइस मेक a note of it।
सो EIGRP में कुछ बड़े ही ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में नहीं है। जैसे it supports routing for multiple layer 3 protocols via PDM। ये क्या है? जब एक राउटर EIGRP चला रहा है और उसके पीछे कुछ नेटवर्क्स हैं जो कनेक्टेड है उससे, और ये जो नेटवर्क्स हैं ये कुछ आईपी ट्रैफिक लेकर आते हैं, कुछ नेटवर्क्स पे दूसरा कोई प्रोटोकॉल चल रहा है IPX, जैसे कि कहीं एप्पल टॉक चल रहा है। हालांकि आजकल ये नहीं चलते, लेकिन जिस जमाने में EIGRP बनाया था उस जमाने में चला करते थे। तो EIGRP ये कहता है कि भाई एक साथ अगर मेरे पास आईपी से ट्रैफिक आ जाएगा, IPX से आ जाएगा और एप्पल टॉक से आ जाएगा, तो भी मैं उस ट्रैफिक को राउट करवा दूंगा। ठीक है? कैसे? ये राउटर कहता है कि वो ऐसे कि जब मेरे पास में ये ट्रैफिक आते हैं, किसी जैसे आईपी से ही आता है ट्रैफिक, तो मैं उसको फॉरवर्ड किस आधार पे करता हूँ? एक राउटिंग टेबल बनाता हूं मैं। उस राउटिंग टेबल में मैं क्या जानकारी रखता हूँ? कौन से इंटरफेस से कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है और उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है। अब ये तीन जानकारियां आप याद रखें, पहले तो दो ही बताई थी हमने। कौन से इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है और उस तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है। नेक्स्ट हॉप। सो ये इंफॉर्मेशन रहेगी
इसके आधार पे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ ट्रैफिक। इसे मैं कहता हूँ राउटिंग टेबल। तो ऐसे ही मैं एक टेबल बनाऊंगा। इस राउटिंग टेबल को क्या बोलता हूँ? आईपी राउटिंग टेबल। आप कमांड क्या चलाते हो राउटिंग टेबल देखने के लिए? शो आईपी राउट। आईपी राउटिंग टेबल देखने के लिए शो आईपी राउट। अगर आईपीएक्स राउटिंग टेबल देखनी है तो शो आईपीएक्स राउट। एप्पल टॉक वाली देखनी है तो शो एप्पल टॉक राउट। सो शो आईपी राउट, ये कमांड हम चलाते हैं आईपी राउटिंग टेबल देखने के लिए। तो हम एक और टेबल बनाएंगे, आईपीएक्स राउटिंग टेबल। हम एक और टेबल बनाएंगे, एप्पल टॉक वाली टेबल। और हर टेबल में अपना अलग अलग जानकारी होगा। आईपी वाली टेबल में आईपी की एड्रेस की जानकारी होगी, आईपीएक्स टेबल में आईपीएक्स एड्रेस की जानकारी होगी, एप्पल डॉग वाले में एप्पल डॉग एड्रेस की। और जब एक साथ ट्रैफिक आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक रोड पे तो डालना नहीं, मतलब अलग अलग टेबल से उसको राउट करवाना है तो वो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन टेबल्स को ही बोलते हैं पीडीएम, प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल्स। ये जो टेबल्स बना रहा है ना, ये आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, इनके लिए जो ये टेबल्स बना रहा है जिनसे कि ये ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल। यानी कि ये एक मॉड्यूल है जो प्रोटोकॉल पे आधारित बनाया गया एक मॉड्यूल, एक टेबल। टेबल मॉड्यूल एक ही बात। पीडीएम इसको टेक्निकल नाम दिया ईआईजीआरपी ने अपनी भाषा में। आईपी राउटिंग टेबल, आईपीएक्स राउटिंग टेबल, एप्पल टॉक राउटिंग टेबल, इनको क्या बोला गया? पीडीएम। एक साथ मल्टीपल लेयर 3 प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है ईआईजीआरपी, या लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए फॉरवर्डिंग को सपोर्ट करता है ईआईजीआरपी यूजिंग पीडीएम्स। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन लोड बैलेंस ट्रैफिक बिटवीन अनइक्वल पाथ्स यूजिंग वेरिएंट्स। देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं जनरली, जो इक्वल पाथ होते हैं उनके बीच तो लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं, है ना। अगर दो रास्ते हैं या दो से ज्यादा रास्ते हैं और उनका मैट्रिक अगर सेम है, इक्वल है, तो वो उन सभी रास्तों पे लोड बैलेंसिंग करवा देते हैं ट्रैफिक की, कि भाई इस रास्ते पे भी ट्रैफिक भेजो, इस पे भी, इस पे भी, जो भी है। ईआईजीआरपी एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल पाथ पे भी लोड बैलेंसिंग करवा सकता है। किसको यूज करके? वेरिएंस को यूज करके। अभी वेरिएंस की बात करते हैं, देखो कैसे काम आएगा। इस पॉइंट को एक बार थोड़ा सा होल्ड पे डालेंगे। एआईजीआरपी में बेस्ट metric of best path to reach a network is called visible distance. Metric of second best path to reach a network is called feasible successor.
तो ये मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नोट कर लो फटाफट। ये पॉइंट्स तो आप वीडियो में से भी देख के लिख सकते हैं बाद में, ओके। अभी तो लिख लो, नेक्स्ट टाइम हम लोग। ओके, बाद में ये सुन लो। EIGRP पैकेट टाइप्स, EIGRP में 5 तरह के पैकेट होते हैं। हेलो, जो नेबरशिप बनने के बाद या नेबरशिप बनने से पहले भी जिस इंटरफेस पे राउटर के EIGRP आप स्टार्ट कर देते हो ना, EIGRP आप इनेबल कर देते हो किसी भी इंटरफेस पे, तो उस इंटरफेस पे ही ये हेलो भेजना शुरू कर देता है। हेलो मैसेज इसलिए भेजा जा रहा है, क्या पता इस लिंक पे कोई और पड़ोसी हो जो जिसके साथ मैं नेबरशिप बना पाऊं। ये जो R2 है इसको हेलो मिलेगा, इसके इंटरफेस पे EIGRP चालू किया है, तो ये भी क्या भेजेगा, हेलो, है ना। ये एक दूसरे को अगर ये जब हेलो भेज देंगे, मतलब ये कहने का ये R2 बंद पड़ा है, तो अभी ये हेलो तो भेजता रहेगा लेकिन इसको तो जवाब नहीं आएगा। या इस पे EIGRP नहीं ऑन किया है, तो हेलो, ये R1 तो R2 की तरफ भेजता रहेगा इस लिंक पे, क्योंकि EIGRP चालू हो गया, लेकिन R2 उसका जवाब देगा नहीं। जैसे ही R2 के इस लिंक पे, इस इंटरफेस पे हमने EIGRP स्टार्ट किया, ये हेलो का जवाब देगा। जवाब मतलब ये खुद अपना हेलो भेजेगा। जब R1 और R2 दोनों राउटर्स एक दूसरे से हेलो सुन लेंगे, उस हेलो में क्या होते हैं पैरामीटर्स, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, मैट्रिक, कल हमने देखा था, है ना, कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा रखी है तो वो,
ये कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जो एक हेलो मैसेज में जाती है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, इसने हेलो भेजा, इसने कहा अरे वाह मेरा भी सेम है, मैट्रिक भी सेम है। हम लोग जो यूज कर रहे हैं पाथ का मैट्रिक आइडेंटिफाई करने के लिए, मैट्रिक वैल्यू, मैट्रिक वैल्यूज वो भी सेम है। ऑथेंटिकेशन, अगर इस पे कोई की लगा रखे, भाई पहले देखो नेबर एबर ऐसे नहीं बनाओ, पहले ऑथेंटिकेट कर लो। ऑथेंटिकेशन का मतलब, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? दो राउटर्स के बीच जब कभी राउटर्स एक दूसरे से नेबर बने, तो वो पहले एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि यार कोई भी राउटर जो अनएक्सपेक्टेड राउटर या रोग राउटर या फिर कोई ऐसा डिवाइस जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है आके नेबर बनने की कोशिश करे, तो उसको अलाउ मत करना नेबर बनने के लिए। तो ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं ये राउटर ऑथेंटिकेशन की भेजते हैं हेलो में, ठीक है ना। तो वो की अगर मैच होगी तो ये नेबर बनेंगे। ये भी एक की भेजेगा हेलो में, ये भी की भेजेगा, दोनों की कीज मैच होंगी तो ये नेबर बनेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो MD5 से हैशिंग करके ये की भेजी जाती है। ये की कैसे भेजी जाती है? MD5 से हैश करके। भाई ऐसे तो मैं की भेज दूं, सामने वाला जो बंदा है ना वो है हैकर टाइप, उसने क्या किया, जो की मैंने भेजी उस की को देख लिया और अपने राउटर पे सेट कर ली, बोले अब फिर से भेज हेलो। फिर से हेलो भेजा उसने की के साथ, तो उसने भी की वही सेट कर ली अपने राउटर पे, ऑथेंटिकेट हो गए। तो ये क्या भेजता है? ये भेजता है MD5 से की हैश वैल्यू, हैशिंग। यू नो व्हाट इज हैशिंग? यू नो एनक्रिप्शन? क्या होता है एनक्रिप्शन? हम्म, प्लेन टेक्स्ट या आपके डेटा जो यहाँ दिख रहा है ना, मैं जो लिख रहा हूँ वैसे उसको साइफर, यानी कि उसको साइफर कोड में चेंज कर देता है जो पढ़ नहीं पाते, है ना। और इसे ही एनक्रिप्शन बोला जाता है, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर कोड, दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जनरली? एनी आइडिया? एनक्रिप्शन के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं? जनरली एनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा एनक्रिप्शन के लिए हम लोग कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं? राउटर्स की बात नहीं, मतलब किधर भी। हाँ आइडिया। एन प्लस की बुक में है, वहां दे रखा है एनक्रिप्शन के लिए एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस, DES। इसका ही एक बेटर वर्जन आया ट्रिपल डेस। फिर एक प्रोटोकॉल आता है आजकल जो चलता है, AES, एडवांस एनक्रिप्शन समथिंग, सम सिक्योरिटी एल्गोरिथम, व्हाटएवर। सो ये तीन प्रोटोकॉल हैं जो एनक्रिप्शन के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है जी। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब सोर्स से ट्रैफिक चला तो उस ट्रैफिक को एक
साइफर कोड में, यानी कि एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है जो नहीं पढ़ पाते हैं। उसको डिकोड करने के लिए कई सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई जब कोई तिजोरी यहाँ से भेज रहे हैं दिल्ली, तो उस तिजोरी में बड़े कीमती चीजें हैं, उसमें ताला लगा के भेजा है। उस ताले को खोलने के लिए या तो उसकी चाबी हो तुम्हारे पास, या फिर वो चाबी बनाओ। चाबी है तो तुरंत खुल जाएगा, और चाबी बनाने में लगता है वक्त, टाइम लगता है। जितना मुश्किल ताला होगा उतना ही ज्यादा समय चाबी बनाने में लगेगा। तो डेस जो एल्गोरिदम है वो सबसे ज्यादा कमजोर एल्गोरिदम है, ये वीक है। ये इससे 3 गुना बेटर है, डैश का ही ट्रिपल डैश कर दिया ये। लेकिन आजकल ये भी क्या कहलाती है, वीक ही कहलाती है। स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन कौन सी है? एईएस। एईएस जो है वो आपके डेटा, आपने लिखा हेलो, कोई मैसेज, इसको एनक्रिप्ट करके भेजा जाएगा। अगर एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल एईएस इस्तेमाल किया है और वो भी 256 बिट वाला इसका वर्जन, तो इसका मतलब आपके हेलो के आजू बाजू 256 कीज डाल के और फिर वो भेजेगा। तो कोई पढ़ने वाले को ऐसे दिखेंगे कि इतने सारे अक्षर है, इनमें से डेटा कौन सा है और एनक्रिप्शन के लिए क्या इस्तेमाल किया, ऐसा। तो पढ़ने वाला पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। हालांकि वो इतना आसान नहीं है कि भाई आपको ऐसे दिख जाए बीच बीच में कहीं एच, फिर कुछ 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 आ गया ई, फिर कुछ कुछ आ गया, फिर एल, एल ओ, ऐसा ऐसा नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जितने ज्यादा बिट्स उसके आसपास लगा देंगे, अंदर घुसा देंगे डेटा में, तो वो समझ नहीं पाएगा बंदा, कोई भी देखने वाला, कि उसको उतना ही मुश्किल होगी उसको डिकोड करने में। एक तो मैं लगा दूं, मान लो 2 बिट का एनक्रिप्शन। 2 बिट का एनक्रिप्शन का मतलब, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो अब इसके आजू बाजू कहीं बीच में लगा देगा 2 बिट, इसके आगे लगा दिया 0 1 कुछ भी, तो भी दिख जाएगा ना कि हाँ हेलो ही भेजा है, ये काहे का एनक्रिप्शन हुआ। एक मैं कहता हूँ कि भाई 256 बिट का एल्गोरिदम लगा दो, तो उसके ए बी एक्स वाई एच, एच के बीच में भी कुछ 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 यहाँ लगा देंगे, फिर ई को कहीं रख देंगे, एल को किधर रख देंगे, मतलब ऐसे जंबल कर देंगे 256 बिट लगा के कि आप ढूंढते रह जाओ। यही अगर 512 बिट लगा दूं तो और ज्यादा मुश्किल। 1024 बिट लगा दूं तो और मुश्किल, 2048 बिट लगा दूं तो और मुश्किल। तो ये जितना ज्यादा बिट का एल्गोरिदम होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसका, इसको तोड़ना, इसको डिक्रिप्ट करना। तो ये जो एईएस है इसमें अलग अलग कई सारे बिट लेवल्स आते हैं। इसमें 128 बिट भी आता है, 256 भी आता है, 192 बिट भी आता है, 512 भी आता है ना, अलग अलग कई सारे लेवल्स आते हैं, 1024 भी आता है। अब ये तो एनक्रिप्शन हुआ। एनक्रिप्शन करते हैं सोर्स पे, डेस्टिनेशन पे जाके वही डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है। जिस की से एनक्रिप्ट किया है उसी की से डिक्रिप्ट हो जाता है, डेस्टिनेशन के पास में वो की होती है। ठीक है जी। ये की कैसे आती है डेस्टिनेशन के पास, कौन देता है? ये हम ही देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है कि ये कैसे आ रही है। हालांकि की साथ में भी लेकर जाई जा सकती है, लेकिन वो सेफ नहीं है ना। रास्ते में किसी ने तिजोरी चुरा ली, देखा अरे चाबी भी साथ ही भेज दी, वेरी गुड, है ना, निकाला खोला, सो दैट्स नॉट सेफ। तो चाबी अलग तरीके से भेजेंगे। वो भेजते हैं ना, बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपका कार्ड, डेबिट कार्ड भेजते हैं, बोलते हैं पिन दूसरी डाक से आएगा। कार्ड और पिन दोनों ही एक डाक से भेजना तो खतरा है ना। किसी गलत आदमी के हाथ लग गई दोनों ही चीज, तो फिर तो वो चाबी ताला दोनों ही है। तो ये वैसा सही कुछ सिस्टम इसमें है। एक होता है हैशिंग, ये तो था एनक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं हैश। हैश का मतलब क्या होता है? कि सोर्स से, यानी R1 से जब R2 की तरफ कोई की ऑथेंटिकेट करेंगे ना, ये एक दूसरे को ऑथेंटिकेशन के लिए हमने की क्या दे रखी है यहाँ, सिस्को। इधर भी की क्या डाल दी, सिस्को। तो ये कहेगा कि हाँ भाई ले ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, ये रही मेरी की। अब ये की भेज देगा सिस्को, तो वो रास्ते में कोई उसको कैप्चर कर लिया है तो पहचान लेगा।
तो बोले एनक्रिप्ट करके भेज दो। बोले एनक्रिप्ट करके भेजेंगे तो एनक्रिप्टेड की तो डिक्रिप्ट भी हो जाती है। मतलब ये है कि कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एकाध कोई रुपया चलते हुए सड़क पे मेरी जेब से गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर चुरा लिया उनको और उसको डिकोड कर लिया तो चलो कोई बात नहीं, जो कि वो नहीं कर पाएगा मुझे मालूम है। लेकिन अगर कोई मेरी तिजोरी को ही हैक कर ले और फिर उसको आराम से बैठ के, अब जैसे वो आते हैं ना चोर, जो पैसे तो नहीं निकाल पाते एटीएम से, तो एटीएम ही उठा ले जाते हैं। तो हमारी तिजोरी को ही उठा के ले गया तो उसको तो घर बैठ के तसल्ली से वो खोलने की कोशिश करेगा, है ना। अब उसको डिकोड करने में हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, लेकिन वो अगर सफल हो गया तो फिर तो मेरी चाबी जो है वो मैं बदलूं या तो मैं बदल लूं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि ये चुरा ली गई है, ये मुझे आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। की को एनक्रिप्ट करके मत भेजो, की को हैश करके भेजो। तो ये क्या होता है भाई, हैशिंग क्या होती है? हैशिंग भी डेटा को सिक्योर वे में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए काम में आती है। डेटा को सिक्योर रूप में भेजने के लिए काम में आती है एक जगह से दूसरी जगह। तो किस टाइप का डेटा? यूजर का डेटा। तो यानी कि या तो एनक्रिप्शन यूज कर ले या हैशिंग। बोले नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये ध्यान रखना अब जो चीज मैं बोल रहा हूं। एनक्रिप्शन तो होती है हमेशा डेटा की, और जो ये हैशिंग है वो हमेशा यूज होता है किसके लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे की भेज रहे हैं तो उसको हैश करके भेज, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेट हो गए, नेबर बन गए, उसके बाद में अगर कोई यूजर का डेटा जा रहा है ना इधर से इधर, कोई यूजर का डेटा जा रहा है तो उसके लिए हैशिंग नहीं होगी कभी भी, वो एनक्रिप्ट ही होके जाएगा। यूजर का डेटा हमेशा एनक्रिप्ट होके जाता है, और इन दोनों के बीच में जब ऑथेंटिकेशन होगा तो सिर्फ की हैश होके जाएगी। तो हैशिंग सिर्फ ऑथेंटिकेशन के समय काम करती है, एनक्रिप्शन डेटा के लिए। अब क्यों है ये भेदभाव, अब यही समझना है अपने को। हैशिंग और एनक्रिप्शन में फर्क क्या है? एनक्रिप्शन तो समझ गए, यहां से मैंने मान लो गेहूं भेजे एक तिजोरी में डाल दिल्ली। अब उसकी चाबी जो है वो दिल्ली में है, जहां पहुंचानी थी पहुंच गए, वो तिजोरी खोल ली, गेहूं निकाल लिए, ये सेफली पहुंच गए हमारे गेहूं उधर से इधर से उधर। हैशिंग में क्या होता है? या फिर ऐसे समझ लो एनक्रिप्शन का मतलब कि आ, आपने क्या किया कि नमक है, उस नमक को आपने पानी में घोल के भेज दिया। अभी डेस्टिनेशन पे वापस पानी को एवेपोरेट करके उड़ा के वो नमक बना सकते ना, है कि नहीं? तो वैसे ही इधर जब हैशिंग करते हैं ना, तो हैशिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्लेन कीज जो दिख रहे हैं ना, प्लेन टेक्स्ट जो दिख रहा है, उस प्लेन टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो कोड को वापस से डिकोड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे गेहूं को पीस के आटा बना सकते हैं, लेकिन वापस आटे से गेहूं नहीं बन सकता। तो ये वैसा ही है। तो जब यहां से ये की भेजी ना एनक्रिप्ट करके, अब समझना इसको, ये जो की भेजी यहाँ से एनक्रिप्ट सॉरी हैश करके जो की भेजी ना, तो हैश मतलब बस अब उसका आटा बना दिया गेहूं का। ये पहुंचा R2 के पास। R2 ने कहा भाई ये क्या है, तो बोले ये की है, हैश्ड की। तो R2 कहता अच्छा, की तो मेरे पास भी है एक। भाई आटा पहुंचा है डेस्टिनेशन पे तो वो कहेगा कि यार मेरे पास भी सेम ही आटा है क्या, तो वो आटे की ऐसे यू करके देखेगा, हाँ यार ये तो सेम लग रहा है, तो ये
अपना ही आटा है। तो वैसे ही ये क्या करता है, ये R2 अपने पास में जो की है ना, उस की भी एक हैश वैल्यू निकाल के रखता है। तो जो हैश वैल्यू इधर से आई है चल के, वो हैश वैल्यू को अपनी की से जो हैश वैल्यू निकाली है उससे मैच करता है। अब अगर की सेम है, हैशिंग करने का फॉर्मूला जो MD5 है वो सेम है, तो ये रिजल्ट भी सेम ही आएगा। सेम क्वालिटी के गेहूं हैं और सेम ही चक्की में सेम ही तरीके से पीसे गए हैं, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, आटा भी सेम ही तरह का बनेगा, वही चीज है। तो अगर किसी ने ये रास्ते में चुरा भी लिया तो इसको पता नहीं लग पाएगा सिर्फ आटा देख के कि कौन से गेहूं से ये आटा बना है। मतलब हैश को कभी भी अनहैश नहीं किया जा सकता। तो ये हैश को अनहैश नहीं कर सकते। तो अब या तो किसी हैकर के पास में भी ये की हो, ये फॉर्मूला हो, और उससे निकली हुई ये हैश वैल्यू हो। अब वो बंदा देख रहा है यार, की तो मैं सोच रहा था साथ ही आएगी, चुरा लेंगे। चुरा लेंगे तो फिर उसको अपन भी यूज कर सकते हैं, या की एनक्रिप्टेड आएगी तो एनक्रिप्टेड की चुरा लेंगे, तो उस पर फिर लगा लगा के अलग अलग चाबियां देखेंगे, ये यही वाली है क्या, कौन सी की इस पे लगेगी। लेकिन अब ये तो हैश्ड आई है, हैश्ड आई है, तो मेरे पास तो कोई हैश वैल्यू ही नहीं है ना। और मैं कैसे गैस करूं कि ये वैल्यू क्या होगी, ये किस चीज का हैश किया होगा, और किस एल्गोरिदम से किया होगा, MD5 से किया होगा, या एक और फॉर्मूला, एक और प्रोटोकॉल आता है हैशिंग के लिए, शा, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम शा, MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5। तो ये दो हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं, हैशिंग प्रोटोकॉल्स हैं, MD5 और शा। जैसे एनक्रिप्शन के लिए थे ना डैश, ट्रिपल डैश, AES, वैसे हैशिंग के लिए MD5 और शा। तो हैशिंग जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। ये तभी काम में आएगा जब दोनों साइड की दे रखी हो, दोनों साइड की दे रखी हो सेम। तो हैश वैल्यू जो जाएगी वो डेस्टिनेशन पे जो की है उसकी हैश वैल्यू से मैच करेंगे, मैच होते ही वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, और नहीं तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, है ना। सो हैशिंग और एनक्रिप्शन समझ आई। अब डेटा की हैशिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा का अगर हैश करके भेजा तो ये कहेगा मेरे पास भी वो डेटा होना चाहिए था और उसका हैश वैल्यू होना चाहिए था। अब डेटा तो इसलिए भेजते हैं कि तेरे पास नहीं है इसलिए ये ले डेटा, होना होगा तो उसका हैश करके ये करेगा क्या, मतलब आप समझ रहे हो। ये जो तरीका है कि अच्छा तू आया है, मेरे पास भी ऑलरेडी ये पड़ा है, हैश वैल्यू मैंने निकाल रखी है, दोनों को मैच कर लेते हैं, हाँ ठीक है ओके। अरे तो ये क्या हुआ, ये तो ऑथेंटिकेशन के लिए तो फिर भी चल जाएगा जब दोनों तरफ हम लोग बातचीत कर रहे हैं कीज की। लेकिन डेटा के लिए तो ऐसा नहीं होता ना, डेटा तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, इसके पास हो नहीं हो, डेस्टिनेशन के पास क्या पता, है ना। तो डेटा का कभी भी हैशिंग नहीं कर देना होता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एनक्रिप्शन होता है डेटा का, हैशिंग होती है ऑथेंटिकेशन कीज की जो दोनों तरफ लगी रहती है। दोनों तरफ हैं तभी तो उनके पास में वैल्यू है। इसके पास भी एक हैश वैल्यू है, इसके पास भी एक हैश वैल्यू है, ये अपनी हैश भेजता है, इस हैश से मैच होती है, सेम की, सेम एल्गोरिदम, सेम हैश की निकलेगी, और ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? समझ में आया? तो सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी की दुनिया में आपका स्वागत है, एनक्रिप्शन और हैशिंग के बीच में फर्क से। ठीक है, आपको अब कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में भी मैंने जानकारी दी है। हैशिंग के लिए MD5 और शा, एनक्रिप्शन के लिए डैश, ट्रिपल डैश और AES। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज MD5, तो आप लोग को बता देना चाहिए कि MD5 इज हैशिंग प्रोटोकॉल या एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम या हैशिंग प्रोटोकॉल है जिसका यूज दो डिवाइस आपस में ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन में एक तो होता है इनिशिएटर
और एक होता है रेस्पोंडर, एक होता है इनिशिएटर जो ऑथेंटिकेशन की शुरुआत करता है कि ए भाई ऑथेंटिकेट हो जाते हैं यार, ये देखिए मेरी हैश की। दूसरा है रेस्पोंडर, रेस्पोंडर जो है वो उसकी अच्छा अच्छा ऑथेंटिकेशन की लाया है, रुक जा एक बार चेक कर लूं मेरी हैश वैल्यू से तेरी जो हैश वैल्यू आई है वो मैच हो गई, हाँ ठीक है चल हम ऑथेंटिकेट हो गए, आई एम गुड, आर यू गुड, हाँ आई एम ऑल्सो गुड, व्हाटएवर, मेरी हैश वैल्यू बोले तूने कह दिया, तूने चेक कर ली हैश वैल्यू, तूने कह दिया तूने हैश चेक वैल्यू कर ली तो मतलब हैश वैल्यू चेक कर ली और नेबर बन जाए, ऐसा नहीं है, तू तेरी भी की हैश वैल्यू भेज, बोले हेलो में भेजी तो है, हेलो में भेजी जाती है ये की, तो दोनों तरफ से ऑथेंटिकेशन होगा, ये नहीं कि एक ने भेजा और दूसरे ने कहा हाँ हो गए ऑथेंटिक, अरे हैकर बैठा ही है, ये तो है ही इसी फिराक में कि ये बोले कि हाँ ऑथेंटिकेट हो जाए, ये कहे, हाँ हाँ हो जाते हैं, अरे तू भी तो अपनी की भेज, अब इसके पास तो कोई की है ही नहीं, ये तो हैकर है, तो ये जब अपने हलो में बिना की के भेजेगा तो ये कहेगा अरे तूने भेजी नहीं की, भेज भाई, नेबरशिप बनानी है, अब ये नहीं भेज रहा है इसके पास है ही नहीं तो नेबर बनेंगे ही नहीं जब तक की नहीं आएगी, तो दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल होता है ये, दोनों राउटर एक दूसरे को ऑथेंटिकेशन की भेजते हैं हैश करके, हैश वैल्यू, और दोनों एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं, वन साइडेड ऑथेंटिकेशन नहीं है, दोनों साइडेड ऑथेंटिकेशन होने के बाद नेबर बनेंगे, यही यार। तो एक होता है इनिशिएटर जो इसकी शुरुआत करता है, एक रेस्पोंडर जो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो खैर अब इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बुक में दे ही नहीं रखा है ये सब, सो विल स्टॉप हियर ऑन दिस टॉपिक, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो सपोर्ट्स MD5 ऑथेंटिकेशन, तो EIGRP क्या सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन के लिए? MD5, ठीक है, शाह एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता। ये जो ऑथेंटिकेशन की है ना, ये मतलब प्लेन टेक्स्ट में भी भेजी जा सकती है, लेकिन EIGRP सपोर्ट नहीं करता उसको, कि प्लेन टेक्स्ट में भेज देंगे तो कोई भी पढ़ लेगा भाई, उसको अगर चुरा लिए ना पैकेट को तो उसको पढ़ लेंगे, उसमें प्लेन टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे। तो EIGRP कहता है ऑथेंटिकेशन जब भी हो तब MD5 से हैश करके भेजो, अगर MD5 से हैश करके नहीं भेज रहे हो तो आपका ऑथेंटिकेशन EIGRP में हो ही नहीं सकता, है ना, वो सपोर्ट ही एक ही तरीका करता है MD5। 5 तरह के पैकेट है इसमें, हेलो, हेलो पैकेट भेजा जाता है, राउटर जब नेबरशिप की शुरुआत करता है तो शुरुआत यहीं से हुई थी, ये राउटर ने जब EIGRP इस पे हमने इनेबल किया इंटरफेस पे, तो इनेबल करते ही भाई इसने हेलो भेजा, तो हेलो मैसेज भेजा जाता है हर 5 सेकंड बाद में इस इंटरफेस से, अगर ये इंटरफेस आपका ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या गीगा किसी भी टाइप का ईथरनेट इंटरफेस है तो हर 5 सेकंड में हेलो भेजा जाता है, लेकिन अगर ये सीरियल इंटरफेस है और इसकी बैंडविड्थ 1.5 MB से कम है तो ये 60 सेकंड में हेलो भेजेगा, क्योंकि लिंक स्लो है, बैंडविड्थ कम है, तो बार बार हेलो भेज के क्यों इस लिंक को हम लोग ज्यादा यूज करें, है ना, इसकी बैंडविड्थ ही कम है, हेलो भी भेजते रहेंगे तो इसकी बैंडविड्थ भी तो खपती है, वैसे ही बेचारे के पास कम है, तो हेलो 5 सेकंड की बजाय 60 सेकंड में भेजेंगे, तो हेलो मैसेज भेजे जाते हैं, जब नेबर बन जाए उसके बाद भी हर 5 सेकंड और 15 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड में हेलोज भेजे जाते हैं, तो ये हेलो नेबरशिप बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और नेबरशिप को बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर 3 हेलो मिस हो गए पड़ोसी से, 3 हेलोज मिस हो गए, यानी कि 15 सेकंड इथरनेट लिंक पे अगर नेबर से हेलो नहीं आया तो वो नेबर को डेड मान लिया जाता है कि नेबर तो गया, और अगर इस पे 180 सेकंड में कोई हेलो नहीं आया स्लो लिंक पे तो नेबर को कंसीडर कर लिया जाएगा डेड, कि नेबर तो गया। तो नेबर गया मतलब क्या करूं, सबसे पहले तो जो नेबर टेबल बनाई है ना भाई तेने,
वो नेबर टेबल से इसको हटा, नेबर टेबल, दिस टेबल और नेबर टेबल, ये जो नेबर टेबल है इससे नेबर हटा, इस नेबर से तेने जो जो चीजें टोपोलॉजी टेबल में डाली हैं उनको हटा, राउटिंग टेबल जो है उसमें अगर कोई रूट डाल रखा उसको हटा, सब हटा, इस नेबर से संबंधित अपना जितना भी डिटेल्स है उन सबको हटा। सो 3 हेलोस मिस होने पर, फास्ट लिंक पे 3 हेलो मिस होंगी 15 सेकंड में, और स्लो लिंक पे 180 सेकंड। हेलो मैसेज, दूसरा मैसेज टाइप है इसमें अपडेट। जब कभी किसी भी राउटर के पास में कोई लिंक डाउन होता है या कोई नया लिंक ऐड होता है या किसी भी लिंक के लिए पहुंचने का मैट्रिक बदल जाता है, तो ये क्या भेजता है अपने पड़ोसियों को? अपडेट पैकेट्स। अपडेट पैकेट के अंदर सूचना जाती है कि भाई ये लिंक डाउन हो गया, या ये नेटवर्क अनरीचेबल हो गया, या ये नया नेटवर्क आ गया, या फिर ये मैट्रिक बदल गई इस नेटवर्क तक पहुंचने की। तो ये अपडेट पैकेट में अपडेट भेजी जाती है पड़ोसियों को। जो भी पड़ोसी को अपडेट मिलता है वो उसके जवाब में एक्नॉलेजमेंट भेजता है वापस कि मुझे आपकी अपडेट मिल गई, थैंक यू सो मच। ये रहा एक्नॉलेजमेंट। फिर आते क्वेरी और रिप्लाई पैकेट्स। क्वेरी पैकेट्स और रिप्लाई पैकेट्स उस सिचुएशन में भेजे जाते हैं जब कोई नेटवर्क डाउन हो जाए और राउटर के पास में उस तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ही ना हो। तो वो ये कहता है कि चलो पड़ोसियों से पूछ लें कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बता दो। तो वो क्वेरी मैसेज भेजते हैं पड़ोसियों को। तो जैसे राउटर है एक, वो राउटर क्या करता है अपनी राउटिंग टेबल में, एक नेटवर्क है किसी भी, एक एक रूट है किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, एक रास्ता है किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए अपनी राउटिंग टेबल में, सूचना आई कि ये डाउन हो गया। अब राउटिंग टेबल में जो रास्ता था वो तो डाउन हो गया। अब वो चेक कहाँ करेगा? अब वो चेक करेगा अपनी टोपोलॉजी टेबल की कोई दूसरा रास्ता है क्या। टोपोलॉजी टेबल ही तो है वो कंप्लीट मैप। भाई अब कोई आपको बोलता है यार जयपुर से दिल्ली वाला जो हाईवे है ना, उस हाईवे पे तो आज किसानों ने जाम लगा दिया। अब आप कहोगे यार मैप खोल दे दूसरा रास्ता कौन सा है। अब मैप में आपने देखा दूसरा रास्ता है तो वो तुरंत उठा के और राउटिंग टेबल में डाल दोगे कि हाँ अब इससे चलेंगे। लगा आपने तो ये वाला मैप, इससे चलेंगे, तो वो आपने डाल दिया राउटिंग टेबल में, वो चुन लिया आपने बेस्ट रूट। अगर मान लो नहीं है, मैप में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो फिर राउटर क्या करेगा? फिर राउटर कहेगा कि यार पड़ोसियों से पूछते हैं। पड़ोसियों से पूछते हैं तो उसके जितने भी नेबर है ना उन सबके पास में क्वेरी मैसेज भेजेगा कि अरे भाई ये फला फला नेटवर्क है, यहाँ तक पहुंचने के लिए रास्ता मेरे पास तो डाउन हो गया, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? पड़ोसी जो है वो उसका रिप्लाई मैसेज से रिप्लाई करेंगे, क्या अगर रास्ता है तो रास्ते के साथ, और अगर रास्ता नहीं है तो मना करके कि नहीं है भाई। वट एवर द आंसर इज, कोई भी उनका जवाब हो वो किस मैसेज में देंगे जवाब? रिप्लाई मैसेज। ये बात क्लियर है? तो EIGRP में हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, सबसे फास्ट। क्यों? किस मायने में? कि अगर कोई नेटवर्क तक पहुंचने के लिए रूट डाउन हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो ये खट से कहता कोई दिक्कत नहीं है, टोपोलॉजी टेबल में देखा दूसरा रास्ता है, खटाक से उठा के डाल दिया, और अगर नहीं है तो पड़ोसियों को क्वेरी किया कि अरे भाई है तुम्हारे पास तो बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी। तो वो कहते हैं अरे भाई रुको, वो देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं अपनी राउटिंग टेबल में कि रास्ता है कि नहीं कोई दूसरा। अगर उनके पास में नहीं है तो वो अपने पड़ोसियों को पूछेंगे अरे भाई तुम्हारे पास रास्ता है क्या। मतलब ऐसे नहीं कि भाई मुझे यार 100 रुपए चाहिए, है क्या तेरे पास? तुम कहोगे "अरे, मैं देखता हूँ नहीं है तो तुम मुझे ये जवाब दोगे नहीं दोगे कि मेरे पास नहीं है, तुम अपने पड़ोसी को पूछोगे भाई तेरे पास है तो बताओ बताओ, है ना ऐसे। तो सारे के सारे नेबर्स जो एक राउटर के हैं वो सभी नेबर्स के पास में क्वेरी मैसेज जाएगा। ये राउटर ने सबको क्वेरी मैसेज भेजा, और ये क्वेरी मैसेज का ये सभी लोग वापस रिप्लाई मैसेज भेजेंगे अगर इनके पास में रास्ता है या नहीं है, जो भी आंसर है वो आंसर के साथ, है ना। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं भेजा, उसने अपने आगे पड़ोसी को भेज दिया क्वेरी, और वो अभी वेट कर रहा है
कि यार क्वेरी का रिप्लाई आएगा तब इसको भेजूंगा, है ना। इसने अपने नेबर को आगे भेज दिया क्वेरी, तो अभी ये वेट कर रहा है कि ये वाला राउटर इसको भेजेगा। मान लो ये है R4, ये है R7, ये है R8। तो R7 ने R4 ने R7 को भेजा क्वेरी, R7 ने आगे R8 को भेज दिया, है ना। तो अब ये R8 वापस रिप्लाई भेजेगा R7 को, R7 R4 को, तो R4 R1 को रिप्लाई वापस भेजेगा कि हाँ भाई रास्ता मिला कि नहीं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यार R7 और R8 के बीच का ये जो लिंक है ना, इस लिंक में कुछ तो प्रॉब्लम है। कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, या कभी ये फ्लैप करता है, या इस पे जो पैकेट चल रहे हैं ना वो पैकेट लॉस हो जाते हैं किसी कारण से, ये लिंक स्टेबल लिंक नहीं है। तो हो क्या रहा है कि ये R8 जो है ना, ये क्वेरी भेज रहा है, रिप्लाई भेज रहा है, वो रिप्लाई इस तक नहीं पहुंचा R7 तक। अब R7 तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, R7 वेट कर रहा है, अरे भाई भेज दे, रिप्लाई भेज दे। तो R1 जो है ना वो भी वेट कर रहा है कि अरे यार कब से तो R4 तेरे को भेज रखा है मैंने क्वेरी, अभी तक तूने जवाब नहीं दिया। R1 वेट कर रहा है R4 के रिप्लाई का, R4 वेट कर रहा है R7 के रिप्लाई का, R7 वेट कर रहा है R8 से रिप्लाई आने का। सब वेट कर रहे हैं। जब R1 ने क्वेरी भेजा था अपने पड़ोसियों को, उस समय टोपोलॉजी टेबल में, ये इसकी टोपोलॉजी टेबल है, इस टोपोलॉजी टेबल में इसने उस नेटवर्क जिसके लिए क्वेरी किया है ना, ये कि जैसे कोई नेटवर्क था 100.1.1.0, वो डाउन हो गया था, उसी के लिए रास्ता ढूंढ रहा है मान लो R1। ये एक नेटवर्क था जिस तक पहुंचने का रास्ता इसका डाउन हो गया था, इसलिए इसके लिए क्वेरी किया पड़ोसियों को कि भाई 100 नेटवर्क के लिए तुम्हारे पास रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। क्वेरी मैसेज किसी ना किसी नेटवर्क का रास्ता ढूंढने के लिए किया जाता है। ये कौन सा नेटवर्क है, मान लो 100 नेटवर्क के लिए इसने टोपोलॉजी टेबल में क्या मार्क कर देगा, उस रास्ते को एक्टिव मार्क कर देगा। एक्टिव यानी कि जिस नेटवर्क के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है ना, उस नेटवर्क को एक्टिव मार्क कर देता है ये अपनी टेबल में। कौन सी टेबल, टोपोलॉजी टेबल में। क्यों बोला एक्टिव का मतलब, इसके लिए अभी हम लोग एक्टिवली रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब इसके लिए कार्य चालू है, प्रगति पर है। जो जो रास्ते पैसिव मार्क कर रखे हैं ना टेबल में, पैसिव मतलब वो आराम से स्टेबल रूट्स हैं, वो बैठे रहो, वो आराम से चिल करो, उनके लिए ट्रैफिक भेजो। लेकिन जो रास्ते एक्टिव हैं उनके लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड मत करो, उनके लिए भी रास्ते ढूंढने के लिए क्वेरी भेजा गया है। हटा ही देता ना, बोला इसको टेबल से, बोले कैसे हटा दे, कोई दूसरा रास्ता आ जाएगा तो हम लोग उसको डाल लेंगे ना। भाई क्वेरी भेजा है तो अभी इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्वेरी भेज रखा है इसके लिए, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा एक्टिव की, रुक जा, इसके लिए ट्रैफिक तो नहीं भेजेंगे, लेकिन अभी इसके लिए क्वेरी भेज रखा है, जवाब आने दो। जवाब में अगर बोले ना नहीं है, नहीं है रास्ता, सबके सब नेबर, तो हटा देंगे। और अगर किसी का जवाब आ गया तो इस एक्टिव के लिए हम लोग वो रास्ता नया वाला डाल लेंगे। बोला अच्छा, लेकिन यार ये जवाब दे ही नहीं रहे, इधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, इधर से रिप्लाई फिर इसका नहीं आ रहा, इधर से इसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये जो एक्टिव में ही फंस गया ना, ये रूट पड़ा है बेचारा एक्टिव में ही, ये वेट कर रहे हैं रिप्लाई का। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टक इन एक्टिव। जब कोई रूट एक्टिव स्टेट में ही स्टक हो जाए, फंस जाए, क्यों फंस जाएगा, क्योंकि जो क्वेरी भेजी है उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये जो भी रिप्लाई भेजा जा रहा है वो रिप्लाई कहीं वजह से R1 जो है ना उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है पागल समझ रखा है, इतनी देर हो गई, मतलब तुम हमारा जवाब ही नहीं दोगे, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ये कह रहा भाई साहब मैं क्या करूं, R4 जो है वो तो खुद ही बेचारा वेट ही कर रहा है, R1 को तो गुस्सा आ गया, इसने तांडव कर दिया, इसने कर दिया भाई साहब, इससे नेबरशिप भी खत्म, हटा, इतनी देर हो गई रिप्लाई नहीं कर रहा, नेबरशिप। अब भाई प्रॉब्लम तो इस लिंक में है, R7 R8 के बीच, R1 ने R4 से नेबरशिप खत्म कर ली, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। पर क्या करें, ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। EIGRP में फिर कुछ एनहांसमेंट किए, कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया, कुछ बदलाव किए, कहा कि यार ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम।
प्रॉब्लम तो इस लिंक में इन दोनों की नेबरशिप डाउन करो ना, इसकी क्यों डाउन कर रहे हो? तो बोला कि फिर क्या करें? बोले देख तू है ना, ऐसे मत करा, गुस्सा मत करे भाई, तू एक काम कर, तेरा जो ये टाइमर है ना भाई, 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए मेरी क्वेरी का। 5 सेकंड में जवाब नहीं आ रहा है ना, मतलब 5 सेकंड से पहले ही तू 2.5 सेकंड होते ही फिर उसको याद दिला दे कि भाई तेरे को क्वेरी भेजा हुआ है, रिप्लाई कब दे रहा है? तो वो कहेगा अरे रुको रुको, अभी मैंने क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर रखी है भाई साहब, आने दो जवाब तब देता हूँ। मतलब ये है कि 1,000 रुपया एक महीने के लिए उधार दिया हूँ, तो 15 दिन होते ही मैं याद दिला दूं भाई, 15 दिन भाई हो गए पैसे दिए हुए, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ अभी तो 15 दिन बाकी है ना, मैं कर रहा हूँ जुगाड़, दे दूंगा, है ना। वैसे ही ये भी कह रहा है कि मैंने क्वेरी आगे भेज रखा भाई, चिल करो। तो इससे क्या हुआ, इससे इसको तसल्ली मिल गई आरवन को, हाँ ठीक है भाई, बंदे जो है ना उससे बात हो रही है और वो दे देगा, मतलब जवाब दे देगा, वो आगे से बेचारा वेट कर रहा है, उसका पेमेंट आएगा तो हमें भी आगे पेमेंट कर देगा, वो टाइप से। सो ये एनहांसमेंट आने के बाद अब R1 R4 से नेबरशिप डाउन नहीं करेगा, R1 R4 से नेबरशिप डाउन नहीं करेगा। जिस लिंक पे ये क्वेरी भेजा और उसका रिप्लाई नहीं आया ना, उस लिंक पे भी ऐसा ही मैसेज भेजा जाएगा कि भाई तेरे को भेजा था क्वेरी, क्या हुआ, रिप्लाई नहीं आया। अब वो इसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा किसी कारण से, इसका भी जो रिप्लाई मैसेज भेज रहे हैं हाँ भाई साहब देंगे देंगे, अब वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। तो हुए तो 15 ही दिन है, पर दुख दुखी मत कहीं मुझे कि ये देगा नहीं देगा महीने बाद। तो मतलब ये लिंक जो है ना, इस पे इसने बीच में क्वेरी भेजा दोबारा कि भाई तेरे को क्वेरी भेजा था उसका जवाब दे दे यार, तो ये कहेगा भाई जवाब नहीं दे पा रहा है ये किसी कारण से, इसका रिप्लाई जो है ना वो यहाँ बीच में ही अटक जा रहा है, या इसका क्वेरी मैसेज ही इस तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर ये अपनी नेबरशिप डाउन कर लेगा इससे। ये नहीं करेगा अपनी नेबरशिप डाउन, ये क्या करेगा, ये वेट कर रहा है। R7 जो है ना इससे नेबरशिप डाउन करके फिर रिप्लाई कर देगा कि भाई साहब हाँ आगे भेजा था क्वेरी, आया नहीं, जवाब नहीं है मेरे पास तो रास्ता, ये मना कर देगा। इसने मना कर दिया, रिप्लाई भेज दिया, ये कितनी देर तक वेट करेगा इसका? तो ये वेट करके रिप्लाई कर दिया कि रास्ता नहीं है, इसने भी रिप्लाई का मैसेज भेज दिया, और फिर इसने R1 ने कहा चलो ठीक है, सबसे रिप्लाई आ गया, किसी के पास नेटवर्क नहीं है भाई, इसको हटाओ अपनी टेबल से, ये एक्टिव वाले रास्ते को टेबल से हटाओ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं स्टक इन एक्टिव क्या है। स्टक इन एक्टिव वो सिचुएशन है जब किसी रास्ते के लिए एक राउटर क्वेरी मैसेज भेजता है अपने पड़ोसियों को, किसी नेटवर्क के लिए रास्ता ढूंढने के लिए अपने नेबर्स को क्वेरी मैसेज भेजता है, और उनका जवाब नहीं आता है लंबे समय तक, तो वो रूट टोपोलॉजी टेबल में एक्टिव मार्क करके पड़ा रहता है, विच इज कॉल्ड स्टक इन एक्टिव, मतलब उसी स्टेट में फंसा हुआ है बेचारा, दैट इज कॉल्ड स्टक इन एक्टिव। एनी क्वेश्चंस?
ठीक है, ये कुछ मैंने लिखा है इसका डेफिनेशन, यू कैन नोट इट डाउन। जब भी आपसे कोई पूछे स्टक इन एक्टिव क्या है, तो स्टक इन एक्टिव ये है जब कभी एक राउटर किसी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए रास्ता लूज कर देता है और उसके पास कोई सक्सेसर रास्ता यानी दूसरा रास्ता नहीं होता है, तो उस नेटवर्क को अपनी टोपोलॉजी टेबल में एक्टिव मार्क करके एक क्वेरी भेजता है अपने सभी नेबर्स को एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढने के लिए। अगर नेबर उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है एक रिप्लाई पैकेट से निश्चित समय में, तो वो राउटर अपने उस नेबर के साथ में नेबरशिप डाउन कर देता। ठीक है ना? तो ये आपको बता देना, ये जनरली पूछ लेते हैं इंटरव्यू, स्टक इन एक्टिव क्या है, शुड बी एबल टू आंसर इट। टोपोलॉजी टेबल में तो ये उसका एक नेटवर्क कहानी है डिवीजन रहेगा ना। कि भाई शादी में फूफा जी नहीं आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, उनके पास जाके हाथा जोड़ी करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जो कहानियां हमारे आसपास घटती हैं जो हमें समझ में आती हैं, वैसे ही कहानियां इधर घटती है राउटर्स के पास कि भाई हमने भेजा तुम्हें क्वेरी, तो तुम हमें समय से रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भैया हमारा रिश्ता खत्म, नेबरशिप डाउन। ठीक है, कब तक हम लोग वेट करवाते रहेंगे एक्टिव स्टेट में उस नेटवर्क को, भेजो हमारा रिप्लाई, नहीं भेज रहे हो तो बाहर में जाओ, समथिंग लाइक दैट। सो इन सब चीजों को आप पढ़ाई के जैसे मत पढ़ो, इनको कहानियों के जैसे पढ़ो, तो आपको समझ में आएंगी, याद रहेंगी। ठीक है सर हम्म। ये टोपोलॉजी टेबल में तो उसकी एंट्री हमेशा Okay. रहेगी ना, हटेगी नहीं ना वहाँ से। हो गया नोट डाउन, कर लो, फिनिश इट। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हम्म। फिर है EIGRP, ये पांचों पैकेट समझ में आए ना, हेलो अपडेट एक्नॉलेजमेंट क्वेरी रिप्लाई, सर योगेंद्र कुछ ये पूछ समझ रहे में हैं। आ गया। अब देखो हेलो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे लेट्स से ये मेरा नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है, और हाँ छत्रपाल बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो एक सेकंड भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वेट। कैन यू स्पीक नाउ? आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। मैं सर ये बोल रहा था, ये नेबर टेबल से अपनी एंट्री डिलीट कर देगा उस रूट की, तो टोपोलॉजी नेट टेबल में तो रखेगा ना उसकी एंट्री हमेशा, उसको एक्टिव किसकी? मानकर, स्टक इन एक्टिव में मानकर नहीं सर, जो भी रूट अपन नहीं, मान लो हटा सर, बाद देगा में ना कभी वो टोपोलॉजी रूट, टेबल से। बाद में वो रूट एक्टिव हो जाता है, जिसको अपन सर्च कर रहे हाँ थे भाई, किसी किसी और राउटर के थ्रू वो एक्टिव हो जाता है, नेबर को पता लग जाता है, तो वो हाँ उसकी हाँ। नेबर 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 राउटर को बताएगा ना सर को। तो वो तो अपडेट आएगी तो अपडेट में बता देगा ना पड़ोसी की, ये ले भाई नया नेटवर्क, तो ठीक है पड़ोसी से अपडेट आई है तो नेबर टेबल में डाल लेगा उसकी एंट्री। डाल के जो नेटवर्क मर गए ना, उन नेटवर्क्स के लिए एंट्री रख के कोई फायदा नहीं है, वो तो जब भी अपडेट आएगी तो हम दोबारा सीख लेंगे उनके लिए तो रास्ते।
है ना, तो टेबल में एंट्री रखता नहीं है, हटा देता हूँ। नेबर डाउन, तो उस नेबर से जुड़ी हुई सारी जानकारियां भी डाउन, उससे मिले हुए सारे नेटवर्क भी डाउन, और जो अपडेट में पता लगा है कि ये नेटवर्क के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो फिर वो भी बाहर। R1, R2, R3, R4, R5, और यहाँ एक नेटवर्क लगा हुआ है 100.1.1. R5 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए EIGRP अपना एक मैट्रिक निकाल के और यहाँ लगा देगा कि भाई यहां से यहां पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर दूर, मतलब 5, इसका मैट्रिक है 5। तो EIGRP मैट्रिक कैसे निकालता है किसी भी रास्ते तक पहुंचने के लिए? रास्ते का मैट्रिक कैसे निकालेगा? ये दो चीजों का इस्तेमाल करता है बाय डिफॉल्ट, बैंडविड्थ और डिले। ये दो चीजों का इस्तेमाल करता है। तीन चीजें और है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन सी? लोड, रिलायबिलिटी और MTU। लेकिन इनका इस्तेमाल बाय डिफॉल्ट ये करता नहीं है। ये कहता है कि इच्छा है, जरूरत है, अगर आपके पॉलिसी है कुछ इस टाइप की कि ये चीजों को भी आप मैट्रिक निकालने में शामिल कर। जयपुर से दिल्ली बेस्ट रूट कौन सा है? तो गूगल कई तरीकों से उसको एनालाइज करता है। एक तो डिस्टेंस, इतना किलोमीटर ये रास्ता है, मतलब 100 किलोमीटर एक रास्ता है, एक 150 है। लेकिन 150 वाले में टाइम लगेगा 1.5 घंटा और 100 वाले में लगेंगे 2 घंटे। वो गांव से होते हुए शॉर्टकट रास्ता है, ये हाईवे है, लंबा है लेकिन टाइम कम लगेगा। कौन सा लेगा कस्टमर? मतलब जिसको भी चाहिए रास्ता, तो वो कहेगा हाईवे वाला ले लेते, पर हाईवे वाले पे टोल लगेंगे, जो कच्चा रास्ता उस पर टोल नहीं लगेंगे। तो फिर वो कस्टमर देगा अच्छा टोल के कितने पैसे लग रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बेस्ट पाथ निकालने के टाइम पे आप सिर्फ किलोमीटर नहीं देखते, आप कई सारी चीजों को कंसिडर करते हो। किस रास्ते पे ट्रैफिक ज्यादा है, किधर जाम लगे हुए हैं, किधर आपको रेड लाइट ज्यादा मिलेंगी, कहाँ आपके पुलिस चालान कर सकती हैं, स्पीड लिमिट किस पे है किस पे नहीं है रास्ते पे, मतलब कई सारी चीजें देखी जाती हैं। वैसे ही EIGRP कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत सारी चीजें देखता हूँ रास्ते का कैलकुलेशन, बेस्ट पाथ का कैलकुलेशन करने के टाइम पे। क्या क्या? जिस रास्ते की बैंडविड्थ अच्छी है वो रास्ता बेटर है, जिस रास्ते में डिले कम है वो रास्ता बेटर है। डिले समझते हो ना? हर राउटर का जो भी, हर राउटर पे पैकेट घुसता है ना इंटरफेस पे, उस इंटरफेस पे उस पैकेट को कहा जाता है, हाँ भाई वो द्वारपाल है। इंटरफेस घुसते समय उस पे वो पूछेगा हाँ भाई सब लोग आ गए, इतनी सारी लाइन लगा के, हाँ सबको अंदर भेजेंगे, सबको प्रोसेस करेंगे, सबको एक एक करके रास्ता दिखाएंगे, लाइन से लग के आओ। अब लाइन पे लगाया जाता है किधर? इंटरफेस। इंटरफेस पे लाइन पे लगाया जाता है, तो एक लाइन में भाई कितना समय ज्यादा से ज्यादा लग सकता है ये बिल्कुल तय है कि भाई लाइन में इतने ही लोग लगा सकते हैं, और 5 लोग लाइन में लगा सकते हैं, और 5 लोग का नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इतने मिली सेकेंड में आ जाएगा। तो ये फिक्स है कि ज्यादा से ज्यादा इतना वक्त लगेगा। कितना वक्त? अगर ये सीरियल इंटरफेस है, अगर ये सीरियल इंटरफेस है, सीरियल 0 बाय 0 बाय 0, तो इसमें आपका होता है 20,000 मिली सेकेंड्स। ठीक है जी, 20,000 मिली सेकेंड्स। और अगर ये इथरनेट इंटरफेस है, अगर ये कोई सा भी इथरनेट इंटरफेस है, तो इधर कितना लगेगा? 100 मिली सेकेंड। ये आप इधर पैकेट ट्रेसर पे जाओ और इस राउटर पे सीरियल इंटरफेस लगाओ, इस राउटर को करो बंद, ऑफ। यहां से सीरियल इंटरफेस उठाओ, HWIG2T, इस पे लगाओ, ये है सीरियल इंटरफेस HWIG2T।
बाय डिफॉल्ट सिर्फ इथरनेट इंटरफेस आएंगे राउटर पे, सीरियल आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। 2 से ज्यादा चाहिए तो एक और कार्ड लगा लो, और ज्यादा चाहिए तो एक और कार्ड लगा लो। 8 लगा सकते हो इस राउटर पे सीरियल। ऑन किया, इसके CLI पे गए, इधर CLI पे जाके आप चेक करना चाहते हो कि किस इंटरफेस पे कितना डिले है, तो इस राउटर पे शो इंटरफेस सीरियल 0/0/0, तो आप ये देखोगे कितना डिले है इस पे, 20,000 माइक्रोसेकंड। बैंडविड्थ कितनी है इस इंटरफेस की, 1544 kbps यानी 1.5 MB। MTU कितना है इस पे, 1500। रिलायबल कितना है ये, फुल आउट ऑफ फुल नंबर आए हैं। मतलब इस पे, इस इंटरफेस पे अगर पैकेट यहाँ ड्रॉप हो रहे होते ना, ये देख रहे हो टोटल आउटपुट ड्रॉप, देख रहे हो टोटल, इधर आउटपुट एरर्स, ये देख रहे हो इधर ये CRC एरर वाले फ्रेम कितने हैं, है ना। अगर मान लो इस पे कोई पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं इंटरफेस पे, है ना, तो ये रिलायबल कम हो जाती है। अभी कोई पैकेट ड्रॉप नहीं है, सब 0/0 है पैकेट ड्रॉप का काउंटर, इसलिए ये कितना रिलायबल है, फुल रिलायबल है। और फिर है लोड। लोड मतलब कितना लोड है इस पे ट्रांसमिशन का, 255 में से 1, मतलब बहुत कम लोड है, कोई लोड है ही नहीं। अभी तो अकेला राउटर है बेचारा, तो बिल्कुल खाली रास्ता है बोले। ये जितना ज्यादा होगा ना, 255/255 यानी फुल बिजी, 100% यूज हो रहा है ये लिंक ट्रैफिक भेजने में, ये रिसीव करने वाला ट्रैफिक का लोड, दोनों अभी क्या है, थोड़े थोड़े हैं। तो ये देख रहे हो बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU, ये पांचों चीजें किस कमांड के आउटपुट में दिखती हैं, शो इंटरफेस के आउटपुट में दिखेंगी। ये तो थी सीरियल इंटरफेस जिसका डिले कितना है, 20,000 माइक्रोसेकंड। शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0, इसमें आप देखो डिले कितना है, 10, 100 नहीं है, ये 10 है, ठीक है ना। तो ये 10 है, 100 नहीं, 10 माइक्रो सेकेंड्स। तो इथरनेट इंटरफेस पे बहुत कम है डिले, सीरियल पे ज्यादा है ना। तो ये डिले फिक्स है, ठीक है, 10 और 2 20। तो ज्यादा से ज्यादा इथरनेट इंटरफेस पे तो 10 मिलीसेकंड लगेंगे, माइक्रो सेकंड। और अगर ये सीरियल इंटरफेस है तो 20,000 माइक्रो सेकंड ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं। कोई है ही नहीं, अकेले ही बंदे हो तो आप आओगे, आते ही तुरंत वो आपको कहेगा हाँ जाओ जाओ आगे जाओ प्रोसेस करो। लाइन लगी हुई है तो वक्त लगता है समय आने में। ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लग सकता है, इधर इससे ज्यादा एक पैकेट को प्रोसेस करने में वक्त नहीं लगता, एक इंटरफेस पे इससे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो ये बाय डिफॉल्ट किन दो चीजों को कंसीडर करता है, बैंडविड्थ और डिले। ये दोनों लिंक्स के बीच का बैंडविड्थ है, यहां से यहां का बैंडविड्थ है, यहां से यहां कोई बैंडविड्थ होगा, और फिर ये पहुंचेगा किस नेटवर्क पे, 100 पे। तो R5 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने का मैट्रिक बैंडविड्थ और डिले के आधार पे इसने निकाला कितना, 5। ये कैसे निकाला, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैट्रिक का, मैट्रिक का फॉर्मूला ये है कि भाई मैं बैंडविड्थ और डिले को जोड़ दूंगा, और जो संख्या आएगी वही मेरी मैट्रिक हो जाएगी। मैट्रिक इक्वल्स टू बैंडविड्थ प्लस डिले। और बैंडविड्थ भी कौन सी बैंडविड्थ, इधर मान लो 1 GB का लिंक है, इधर मान लो आपका 100 MB का लिंक है ना, इधर 1 GB का लिंक है। तो 1 GB, 100 MB, 1 GB, कौन से लिंक की बैंडविड्थ को मैं कंसीडर करूं। तो बोला जो मिनिमम बैंडविड्थ है ना पूरे रास्ते में उसको कंसीडर करो, क्योंकि वही है आपके नेटवर्क में एक्चुअल में जिस बैंडविड्थ पे काम होगा। भाई यहाँ से 1 GB डेटा फेंक भी देगा तो आगे जाके यहाँ तो छोटी होगी ना पाइप की साइज, तो यहाँ तो इतना ही आ पाएगा 100 MB। तो मैं तो पूरे रास्ते से एंड टू एंड R1 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए रास्ते में 1 GB, 100 MB, 1 GB
3 लिंक है तो तीनों की बैंडविड्थ में सबसे कम बैंडविड्थ जिस लिंक की होगी ना उसको कंसीडर करूंगा। तो ये क्या यूज करेगा 100 MB। और डिले, तो ये बैंडविड्थ कौन सी, मिनिमम बैंडविड्थ अक्रॉस द पाथ। और डिले सम ऑफ डिलेज, डिले कौन सा, सम ऑफ डिलेज, यानी कि जितने भी डिले होंगे ना उन सबको जोड़ दो। तो R1 से ट्रैफिक निकला R2 पे गिरा, R2 अपनी इस इंटरफेस पे कितना डिले ऐड करेगा, मान लो ये सीरियल इंटरफेस है तो 20,000 माइक्रोसेकंड, ठीक है 20,000 माइक्रोसेकंड। फिर इसने फेंका पैकेट इधर R5 के इस इंटरफेस पे आएगा, ये फिर वेट करेगा, ये भी सीरियल इंटरफेस है तो कितना हो गया फिर से 20,000 माइक्रोसेकंड। और फिर R5 से तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये तो टोटल डिले कितना हो गया 40,000 माइक्रोसेकंड। चालीस हजार माइक्रोसेकंड है ना। तो मिनिमम बैंडविड्थ और डिलेस का सम, यानी डिलेस का जोड़, रास्ते में जितने भी राउटर्स पे एंट्री लेगा ना पैकेट उन इंटरफेसेस के डिलेस को जोड़ दो। टोटल कितना हुआ 40,100, 40,100, उसको 256 से गुणा कर दो, इसको 256 से गुणा कर दो, ये कहता है। हाँ, इसको 256 से गुणा कर दो। और ये जो डिले है ना ये भी आपका टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड में आना चाहिए। टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड मतलब ये 40,000 है बटा 10 कर दो, क्या आएगा 4,000, है ना। ये 100 है, इसको भी बटा 10 कर दो, क्या आएगा 10। क्यों, क्योंकि ये 10वां हिस्से मतलब 10 से डिवाइड करने का बोलता है ये माइक्रो सेकंड, तो उसमें ही कैलकुलेट करता है ये, आई डोंट नो भाई। बट इसको ये हो जाएगा फिर 4,010, 4,010 गुणा 256, तो जो भी आएगा वो आपकी इस रास्ते का मैट्रिक आ जाएगा R1 से R5 तक, सॉरी 100 नेटवर्क तक पहुंचने का मैट्रिक। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मैट्रिक निकालता है बैंडविड्थ प्लस डिले। अब हम आगे की जो चीज है वो कल पढ़ेंगे। अब कुछ कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं, जैसे एक ये वाला पॉइंट मैं बताऊंगा, फिर ये वाले कुछ पॉइंट हैं, और जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था उसमें ये हमने आज क्लियर कर ही लिया, विच इज फाइन। ठीक है, तो अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है ना। ये भी ये है, ये वाला पॉइंट है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग कल करेंगे। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो दैट्स इट। EIGRP में कल ये पॉइंट्स पढ़ के और कल ही हम लोग इसका लैब भी कर लेंगे। लैब इज लाइक 10 मिनट्स जॉब, कोई बड़ी लंबी चौड़ी लैब है नहीं इसकी। कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे EIGRP टॉपिक को। तो आप लोग पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। That's it for today, guys. Thank you so much for joining in. Have a good day. Any questions before we end this session? कोई सवाल?